हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र यानी जब बेसिकली हम जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीकरण, बेसिकली हम श्वास लेते हैं, उसमें क्या मिला हुआ था? ऑक्सीजन। तो हम जो श्वास लेने की प्रक्रिया उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऊर्जा तथा ऊष्मा, हमारे शरीर को जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है और उससे ऊर्जा बनती है और ऊर्जा से ऊष्मा बनी रहती है। हमारे शरीर में दो प्रकार से ऊष्मा बनती है, एक तो ऑक्सीजन से मिलती है और एक जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे ऊर्जा मिलती है। अब है अपचाई, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उनका टूटना और हमारा शरीर जो एक्सेप्ट करता है उन्हें क्या कहते हैं हम? अपचाई। तो गाइस ये तो थी श्वसन तंत्र की डेफिनेशन। आइए अब हम समझते हैं कि हमारा शरीर जो श्वास लेता है वो किन किन अंगों के माध्यम से लेता है और किस तरह हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं वो किन मार्गों से छोड़ते हैं और हमारा शरीर वायुमंडल में से कौन सी गैसों को लेता है और वापस छोड़ने के लिए कौन सी गैस छोड़ता है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि जो जंतु है वो किन किन अंगों के माध्यम से श्वास की प्रक्रिया होती है और किस प्रकार वो श्वास लेते हैं। जैसे स्तनधारी में वो आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और स्तनधारी में हम सब आते हैं। हम सब किस अंग से श्वास लेते हैं? फेफड़ों से यानी लंग से। और जो कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें क्या होता है कि हमारे में तो फेफड़ों के अंदर श्वास पहुंचने से पहले नासा द्वार और नली से गुजरना होता है, फिर बाद में हम वो जो ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें क्या होता है कि फेफड़ों में डायरेक्ट एक नली लगी होती है, तो वो उसे बोलते हैं ट्रेकिया। वो डायरेक्ट ही हमारे ट्रेकिया बिल्कुल लंग्स के पास में उपस्थित होता है। उनका जो ट्रेकिया होता है वो डायरेक्ट बाहर निकला हुआ होता है, एक नली होती है, उस नली की सहायता से वो सांस ले लेते हैं। अगला है जलीय जीव। जो जल में रहने वाले जीव है वो कैसे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं? उनमें क्या होता है कि उनके गलफड़ा लगा होता है, जिन्हें गलफड़ा बोलते हैं, गिल्स, क्लोम, यानी वो क्लोम की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं। चौथा है मेंढक। मेंढक क्या है कि थोड़ा अपवाद टाइप का जंतु। इसमें ये क्या है कि 3 तरीके से सांस लेता है। पहला है ये त्वचा से यानी भूमिगत। जब ये हम देखते हैं कि कहीं गीला होता है, हम जैसे कोई प्लांट्स लगा रहे हैं तो वहाँ खड्डा खोदते हैं, तो हम वहाँ देखते हैं कि कहीं मेंढक निकल के दौड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि यार इतना गहरा भूमि में था तो ये सांस कैसे ले रहा था? तो ये भूमिगत होता है, तो अपनी त्वचा यानी पीठ की त्वचा होती है, वहाँ से वो श्वसन क्रिया करता है। और जब वो ज़मीन पर चलता है, मेंढक जब ज़मीन पर चलता है तो कहाँ से श्वसन लेता है? वो फेफड़ों से, हमारी तरह फेफड़ों से श्वसन क्रिया करता है। और जब वो छोटा होता है उसे बोलते हैं हम टेडपोल। जब वो छोटा बच्चा होता है तो वो कहाँ से श्वसन क्रिया करता है? क्लोम, यानी जलीय जीव की तरह क्लोम गलफड़ों से श्वसन क्रिया करता है। जब हम श्वास लेते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वायुमंडल से हम कौन सी गैसों को लेते हैं और हमारा शरीर कौन सी गैस रखता है और कौन सी गैसों को वापस किस में कन्वर्ट करके छोड़ता है, और कितने % लेता है और कितने % छोड़ता है। तो आइए अब हम श्वासोच्छ्वास, उसे क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। जब हम श्वास खींचते हैं अंदर फेफड़ों में तो उसे क्या कहते हैं? निश्वसन यानी इंस्पिरेशन। जब हम वायुमंडल से श्वास खींचते हैं तो उसमें नाइट्रोजन 78% उपस्थित रहता है और ऑक्सीजन 21% उपस्थित रहता है, और कार्बन डाई CO2 0.03 उपस्थित रहता है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, एक्सपिरेशन। अब जब श्वास लिया तो उसमें वायुमंडल से हमने कौन सी गैसें ली? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। अब जब हमने श्वास को वापस छोड़ा, उन गैसों के अंदर कौन कौन सा परिवर्तन हुआ? जैसे नाइट्रोजन 78%, यानी हमने लिया कितना? 78%, और छोड़ा कितना? 78%। ऑक्सीजन हमने कितना लिया? 21%, और छोड़ा कितना? 17%। और हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया कितना?
0.03 और हमने छोड़ा कितना 4%, यानी कि नाइट्रोजन सेम टू सेम वो का वही हमने छोड़ दिया, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर चेंजिंग आ गई, यानी 21 लिया और 17 छोड़ दिया। तो यानी हमारी बॉडी ने 4% को एब्जॉर्ब लिया, उससे ऊर्जा बनाई और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट करके वापस निकाल, यानी परसेंटेजों में बढ़ोतरी तो नहीं हुई, जो जिस परसेंटेज से हमने वायु ली उसी परसेंटेज में छोड़ दी, लेकिन उसमें चेंजिंग हो गया, यानी वो उन अंदर जाने के बाद विनिमय होकर जब हमारे श्वसन मार्ग द्वारा वायु बाहर आती है उसमें गैसों में चेंजिंग आ जाता है। बाकी जो गैस जितनी मात्रा में हम वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, गैस लेते हैं, उतनी वापस आती है, लेकिन उनमें चेंजिंग होके आता है। और चेंजिंग किस में होता है, ऑक्सीजन में, जो किस में कन्वर्ट होके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हमने बेसिकली सुना होगा कहीं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन छोड़ते हैं, बट हम जब रियल में इसके बायोलॉजी में अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन तो सेम टू सेम रहता है जितना लेता है, यानी कि हमारा शरीर क्या है कि ऑक्सीजन अगर पूरी 100% ऑक्सीजन होती है तो हमारा शरीर उसे कवर नहीं पाता है, हमारे जो लंग्स है ना ये उस ऑक्सीजन को ले नहीं पाते, फट जाते हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सबसे ज़्यादा हमारे जो वायुमंडल में जब हम श्वास लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति ज़्यादा होती है, और गैसों की केवल 20, जो ऑक्सीजन होता है उसकी केवल 21 ही होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो केवल 17 होती है, यानी 4% हमारा बॉडी ले लेती है, ऊर्जा बना लेती है और उन्हें नाइट्रोजन में चेंजिंग करके वापस जब हम श्वास छोड़ते हैं यानी एक्सपिरेशन होता है उस टाइम इस प्रकार के सारे गैसें वापस बाहर निकल जाती है। श्वसन मार्ग यानी वायु हमारे शरीर में पहुंचने के लिए जिन मार्गों और जिन अंकों का अनुसरण करती है उन्हें हम श्वसन मार्ग कहते हैं। तो नासा छिद्र सबसे पहला अंक है, नासा छिद्र। यह हमारे नाक और मुंह, इसमें दोनों आते हैं क्योंकि हम नाक और मुंह दोनों से अंदर वायु खींचते हैं। फिर आता है नासा। नासा हमारे नाक और मुंह के अंदर गहराई में जहाँ तालु होता है वहाँ पर उपस्थित रहता है नासा, उसे हम नासा बोलते हैं। तीसरा है पारिनेक्स यानी ग्रसनी। ग्रसनी हमारे नासा द्वार के जस्ट थोड़े नीचे उपस्थित रहती है। ये ग्रसनी से भोज्य पदार्थ और जब हम श्वास लेते हैं वो वायु दोनों ग्रसनी से गुजरती है। चौथा है स्वर यंत्र यानी लारिंक्स। ये क्या है कि हमारे जो ग्रसनी होती है उसके जस्ट नीचे उपस्थित रहता है। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये स्वर बन रहा है, तो इसका तो ये आवाज़ निकालने का, स्वर बनाने का किसका काम होता है? लारिंक्स, स्वर यंत्र का। अब चौथा है एपिग्लोटिस। जब हम श्वास लेते हैं जो वायु को फेफड़ों में भेजता है और जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनको स्टोमेच यानी आमाशय में भेजता है। तो आपके एक प्रश्न आ रहा होगा कि अंदर जाने के बाद एपिग्लोटिस उनको डिवाइड कैसे करता है? जब हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उस टाइम भी तो हम सांस लेते रहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हम जैसे हमने कोई भोज्य पदार्थ खाया, जैसे हमने मुंह पे कोई निवाला रखा, हमने उसको पाचन किया यानी चबाया, और जब हम उसको निगलते हैं तब है ना जो यहाँ नासा द्वार के जस्ट नीचे ग्रसनी की जो नली होती है वो क्या है कि स्पंज करती है। तो जैसे ही हमने किसी चीज़ को निगला तो ग्रसनी जो एपिग्लोटिस नीचे उपस्थित रहता है, इसको मालूम हो जाता है कि ऊपर से वायु नहीं कोई निवाला आ रहा है, ये वाला है वायु मार्ग यानी एयर, और इसके पीछे जस्ट है फूड यानी हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं वो किस में से जाता है? फूड नली में से। तो इन दोनों के जस्ट ऊपर ये क्या है कि ट्रैफिक सिग्नल पर जो पुलिस वाला रहता है ना, तो वो क्या करता है, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, डिवाइड करता रहता है। तो ये एपिग्लोटिस भी वायु और भोज्य पदार्थ खाते हैं उसको डिवाइड करता है। तो जैसे हमने कोई निवाला लिया वो नासा द्वार होकर ग्रसनी में पहुंचा, तो उस टाइम क्या करता है जो एपिग्लोटिस है वो
नीचे की ओर, ये जो हमारा एयर नली है, जो फेफड़ों की नली है, उसको नीचे होके बंद कर देता है, और जो हम भोज्य पदार्थ जैसे निवाला खाया वो नीचे सरकता हुआ स्टोमेच में चला जाता है। अब एक सवाल आता है कि अब इस एपिग्लोटिस को कहता कौन है? हम तो कहते नहीं है भाई, तो हाँ भाई खाना आ रहा है, तुम इसको स्टोमेच में भेजना, इसको तुम फेफड़ों में भेजना, हम तो कुछ कहते नहीं है, और अगर हम कहें तो हमसे तो कुछ होता नहीं है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है इसको कंट्रोल। इसकी वजह से एपिग्लोटिस वायु और भोज्य पदार्थ को अलग अलग नलियों में भेजता है। अगर बाय चांस कभी भी जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं, जो फूड नली है, उसमें न जाकर श्वास नली में उसका थोड़ा सा भी टुकड़ा चल जाए, तो जो फेफड़ों में क्या एल्वोली लगे होते हैं, वो अगर वायु के अलावा दूसरी कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो क्या है कि सारे इकट्ठे होकर उसको धक्का मारते हैं। जैसे अभी यानी कि जो उनका तो वो मार्ग है नहीं, तो अगर ज़रूरी नहीं है भोज्य पदार्थ खाओ, अगर हम मुंह से किसी भी तरीका कोई भी कण अगर फेफड़ों में चले जाएं, फेफड़ों के मार्ग में चले जाएं, तो उस टाइम क्या है, ये सारे मिलकर उसको धक्का मारते हैं। तो जब उसको धक्का मारते हैं तब उस टाइम हमें क्या चलती है? हिचकियाँ चलती है। उस टाइम ये जो कहते हैं ना कि जैसे ही किसी को हिचकी आती है और बोलते हैं कि अरे यार तुझे कौन याद कर रहा है, अरे वो खुद भी यही सोचता है कि पता नहीं कौन याद कर रहा होगा जो हिचकियाँ चल रही है। बट हिचकियाँ ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई याद करना ये सब ये फालतू की बातें हैं। जैसे ही कोई भोज्य पदार्थ हमने खाया, थोड़ा सा भी अगर टुकड़ा लंग्स में चला गया, तो उस टाइम हिचकियाँ चालू हो जाती है, सारे मिलकर उसको धक्का मारते हैं, उस टाइम इस तरह हिचकियाँ आने लग जाती है। और जब तक वो कर्ण वापस ग्रसनी नली में ना चल जाए, यानी कि जो फूड नली है वहाँ तक ना चल जाए, तब तक हिचकियाँ रुकती नहीं है। फिर क्या करते हैं, वो खुद सोचता है कि यार हिचकियाँ रुक ही नहीं रही है, वो तो पानी पी लेते हैं। तो वो हिचकियाँ तब तक नहीं रुकती है जब तक वो ग्रसनी नली से होकर फूड नली से स्टोमेच में ना चले जाए। जब वो पानी पीता है तो वो क्या है कि यहाँ से निकलकर ऊपर चिपकी रहती है, तो जब वो पानी पीता है तो उसके पानी के साथ फूड में चले जाती है। और एपिग्लोटिस का काम आपने समझ लिया कि एपिग्लोटिस जब हम भोज्य पदार्थ खाते हैं या कुछ भी पेय पदार्थ पीते हैं, तो उस समय ये एपिग्लोटिस बंद हो जाती है। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो इसको कंट्रोल करता है? वो करता है ब्रेन। अब आपको एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ रामलाल जी की, कि एक बार रामलाल जी की शादी यानी अगले दिन शादी रहती है और शाम को वो खाना खाता रहता है। तो उस टाइम अब कल शादी है, अब उसको भूख भी नहीं है, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा, भूख लग नहीं रही है। अब माइंड में तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो भूख नहीं लग रही है। अब वो क्या है, खाना खाने बैठा। अब खाना खाने बैठा, अब दिमाग जा रहा है उसका कहीं दूसरे दिन पर, यानी कल क्या करेंगे, वो कैसी होगी, क्या होगी। क्योंकि हमारे गाँव में क्या है कि पहले तो देखने नहीं देते, फिर बाद में जब शादी यानी बारात लेकर जाते हैं, कभी कभी तो दूल्हा उसी टाइम देखता है कि बीवी कैसी है, तो उसके तो माइंड में ऐसी बातें चल रही थी। यानी कि रामपाल जी ने जैसे निवाला लिया, वो ग्रसनी में गया। अब ग्रसनी में जाने के बाद अब जो एपिग्लोटिस है, अब ये इधर उधर हो रहा है, कभी तो बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है, कभी बंद कर रहा है, खोल रहा है। अब उसको क्या है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एपिग्लोटिस को। अब उसको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रामपाल जी का दिमाग है ना, अब वो जो आपको अभी मैंने समझाया कि भाई हमारा जो माइंड है ये कंट्रोल करता है इसको, लेकिन अब उसका कंट्रोल तो एक जगह है नहीं। अब उसका कंट्रोल तो उधर जा रहा है शादी में, कि दूसरे दिन क्या होगा, कैसी मिलेगी, क्या होगा। भोज्य पदार्थ उसने लिया, वो क्या है कि लंग्स वाली नली में चला गया, जाते उसको हिचकियाँ चालू हो गई जोरदार। अब घर वाले सारे इकट्ठे हुए, इसको पानी पिलाओ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अब इसकी हिचकियाँ रुक रही नहीं है, क्योंकि वो जो थोड़ा भोज्य पदार्थ का थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर लंग्स में चले जाते हैं, तो फिर क्या है कि वो हिचकियाँ रुकती नहीं है जब तक वो निकल नहीं जाता है। तो ये क्या कि तेज़ हिचकियाँ चलती है। फिर क्या, यह जब निकलता है, ग्रसनी तक पहुंचता है, फिर हम पानी पीते हैं, फिर फूड नली से उतरता है और फिर स्टोमेच यानी अमाशय तक जाता है, फिर जाके हिचकियाँ रुकती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि जब हम खाना खाते हैं
उस वक्त है ना, न तो कहीं दूसरी जगह लगाना चाहिए। हम खाना खा रहे हैं ना, तो बस खाना ही खाना चाहिए। उस टाइम ना तो बातें होनी चाहिए, माइंड भी बस वहीं सिक्योर होना चाहिए। खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए और फिर ही उसको निगलना चाहिए। क्योंकि हमने अगर आपको आगे पाचन क्रिया समझाऊंगा ना, उसमें मालूम चल जाएगा कि हमारा जो पाचन क्रिया होती है, जो हमने निवाला वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। और हमारी थोड़ी सी भी गलती, एक जो ये डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती है, फिर हमारी जो छोटी छोटी गलती होती है ना, इसके कारण हमें बाद में भुगतनी पड़ती है। तो आइए आपको है ना, जो आपका थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, मैं एक और कहानी सुनाता हूँ। मैं क्या कि राजस्थान में एक गाँव से बिलोंग करता हूँ। एक बार क्या हुआ कि अब वही कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक बार मैं रामलाल जी के घर गया। अब रामलाल जी की शादी को 4-5 साल हो गए। अब वहाँ गया तो वहाँ से मिला और फिर वहाँ चाय पीने बैठ गया। अब रामलाल जी की मिसेज को एकदम से हिचकियाँ चालू हुई। और वो हिचकियाँ भी कैसे लंबी लंबी हिचकियाँ ले रही है, ऐसे लंबी लंबी हिचकियाँ ले रही थी। तो मैं थोड़ी देर तो सुनता रहा और फिर कुछ बोला नहीं। फिर बाद में रामलाल जी को बोला कि अरे यार, उसको बोल कि पानी पी ले, वे इतनी हिचकियाँ क्यों चल रही है। तो पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया, इन्हें तो देवता आवा है, इन्हें तो जुझार जी आवा है। तो ये इस तरह का अंधविश्वास है गाँव में। अब मैंने उसको समझाया कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इससे हिचकियाँ नहीं आती है। हिचकियाँ जैसे हम खाना खाते हैं या कुछ हमारी वायु मार्ग में कुछ कर्ण लंग्स में चले जाते हैं, इससे तो गेलो है तन कहीं टाणो। तो वो लोग क्या समझ नहीं पाते हैं, वो तो बस वो समझना भी नहीं चाहते, वो बस उसी अंधविश्वास में घुसे रहेंगे। हमारे समझाने से वो नहीं समझेंगे। तो आइए अब हम वापस टॉपिक पर चलते हैं। हमने अभी एपिग्लोटिस के बारे में समझा। अब हमारा 5वां अंक है, जो हम श्वसन मार्ग का 5वां अंक है, ट्रेकिया। यह हमारे जो एपिग्लोटिस जो डिवाइड होती है नलियाँ, एक तो जाती है लंग्स में और एक जाती है हमारे अमाशय स्टोमेच में। तो जो लंग्स में जाती है उसके जस्ट नीचे ट्रेकिया, यानी जो नली तो वही रहती है, लेकिन उसको अनेक मजबूती से उपास्थियाँ लगी होती है, जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। उससे क्या है, ये मजबूत कड़ी रहती है, हिलती डुलती नहीं है। क्योंकि यहाँ से वो नली है ना, हमारे लंग्स 2 लंग्स होते हैं, यानी राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स, तो दोनों को डिवाइड करती है। तो यह ट्रेकिया जब तक यह नली हमारे लंग्स के अंदर तक नहीं पहुँच जाती, तब तक ट्रेकिया लगे होते हैं, मजबूती से वो नली खड़ी रहती है। तो इस नली को मजबूती कौन प्रदान करता है? ट्रेकिया। हमारे श्वसन मार्ग का 7वां अंग है ब्रोंची। ब्रोंची क्या होता है? ब्रोंची उसे कहते हैं जो हमारे जैसे हमारे पेड़ का कोई तना है, तना से टहनियाँ निकल रही है, टहनियों के बाद फिर वो पत्तियाँ फूल आते हैं, फिर छोटी छोटी टहनियाँ आती है, फिर पत्ते फूल आते हैं। तो जो तना के बाद टहनियाँ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंची। ब्रोंची के बाद जैसे वो पत्तियाँ होती है, जैसे कई फल लगा हुआ है, फल के ऊपर जस्ट एक छोटी सी डंडी लगी होती है, उस पर वो फल लटका रहता है। तो उस डंडी पर वैसे ही जो हमारे अंगूर के गुच्छे समान एल्वोली लगे होते हैं, उन एल्विलों को पकड़े रहता है कौन? ब्रोंचिलोस, उसे बोलते हैं हम ब्रोंचिलोस। उसके आगे एल्वोली लगे होते हैं। तो यहाँ पर जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर भरती, यानी कि जो हम श्वास लेते हैं वो वायु यहाँ भरती है और ये फूल जाते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। तो इस सिकुड़ने के कारण वायु वापस नाक और मुंह द्वारा वापस बाहर निकल जाती है। अब इसमें है ना, इसमें क्या होता है, एक काम और होता है। अब सारा काम फेफड़े नहीं करते, ये जो एल्वोली जो वायु आदान प्रदान है ना, केवल यही नहीं करते, ये इतने मजबूत नहीं होते हैं कि श्वास को जल्दी से या मजबूती से बाहर फेंक दे और मजबूती से तेज़ी से अंदर खींच ले। इनमें एक सपोर्ट होता है, वो इनके नीचे लगाता होता है। जैसे हमारे लंग्स फेफड़े होते हैं, उसके नीचे हम उसे बोलते हैं डायफ्राम। ये इसके जस्ट नीचे लगा होता है।
जब हम श्वास खींचते हैं तब ये क्या है, थोड़ा ऊपर उठता है। यानी जब हम श्वास खींचते हैं तो ये थोड़ा ऊपर उठता है, फेफड़ों को मदद करता है। और जब हम सांस छोड़ा उस टाइम क्या है कि ये डायाफ्राम है ना, जो थोड़ा ये बिल्कुल समतल हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो इस हमें सांस छोड़ने में सहायता मिलती है। और ये जो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, इस पर इतना जोर नहीं पड़ता है। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे फेफड़ों को सपोर्ट का काम कौन करता है, डायाफ्राम। अब जो गर्भवती महिला है, अब उसके तो यानी स्टोमक या पेट के अंदर वैसे ही जगह नहीं रहती है, तो उसका डायाफ्राम कैसे काम करेगा। तो उनमें ऐसा होता है, जो गर्भवती महिला होती है उनके जो साइड में पसलियाँ होती है ना, वो लंग्स को सांस छोड़ने और सांस लेने में सहायता प्रदान करती है। जो साइड में पसलियाँ होती है ना, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सपोर्ट से वो एल्वोली है वो सिकुड़ते हैं और फूलते हैं। इन्हीं के द्वारा वो सांस लेती है और सांस छोड़ती है। कोई इंसान है वो कहीं बिल्डिंग से गिर जाता है तो हम उसको जाके देखते हैं, उसमें कहीं चोट भी नहीं आ रखी होती है उसके, और फिर भी उसकी डेथ हो जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसका नीचे का जो डायाफ्राम है, सांस ले जो सहायता करता है, ये टूट जाता है। इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ऊंचाई से गिरा ना, तो उसके क्या है कि जो डायाफ्राम है वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उसकी डेथ तो होनी है। तो इस वजह से हमें कभी कभी अचंभित होते हैं कि यार इसके तो कुछ लगी नहीं, इसके तो कहीं घाव भी नहीं आया, कहीं से ब्लड ही नहीं निकल रहा, फिर भी इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने क्या, वो झटके से नीचे गिरा ना, तो ये डायाफ्राम टूट जाता है, इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके क्या है कि जो पसलियाँ होती है, अगर उस पसलियों में अगर चोट लगी तो उसकी भी मृत्यु होना तय है, क्योंकि वो एक पसली थी जो उसको सांस लेने के अंदर फेफड़ों को सहायता प्रदान कर रही थी और सांस छोड़ने और लेने के अंदर सहायता कर रही थी। अगर वही डैमेज हो जाएगी तो उसकी भी मृत्यु होना तय है। अब हम समझते हैं कि जो हमारे एल्वोली लगे होते हैं वो अब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन किस प्रकार प्रदान करते हैं और हमारी बॉडी ऑक्सीजन से किस प्रकार ऊर्जा लेती है। तो एल्वोली, जहाँ लंग्स में क्या ब्लड उपस्थित रहता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। इसमें क्या उपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में। अब ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की कुछ मात्रा लेकर सर्कुलेशन करेगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। अब पूरी बॉडी के अंदर कोशिकाएं उपस्थित रहती है और सभी कोशिकाओं को बांटता जाएगा। तो वो कोशिकाएं किसको देगी, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में क्या उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहता है यही तो ऊर्जा बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उस ऑक्सीजन को लेकर एक चेन रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीजन साइकिल घूमती है, उसे क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। उसकी खोज एक क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो वहाँ वो क्रेब्स घूमने के कारण एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का। 38 एटीपी मिलकर, यानी 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार हमारा शरीर ऑक्सीजन को लेता है और उसे ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये जब हमें ऊर्जा मिल जाती है तो फिर जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी वापस नाइट्रोजन में बदल के किसको देती है, वापस माइटोकॉन्ड्रिया को देती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया उसको उठा के कोशिकाओं को देता है, कोशिका वापस किसको देती है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन वापस कहाँ जाता है, लंग्स में जाने के बाद एल्वोली होते हैं, उसमें डाल देता है नाइट्रोजन को। तो हम जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम ये जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट होके निकलती है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट होके निकल जाती है। तो इस प्रकार जो मैंने 21% ऑक्सीजन ली और वापस छोड़ी कितनी, 70%, तो वो 4% उनका विनिमय होके वो बाहर निकलती है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, जो 1 मिनट में
16 से 20 बार श्वसन क्रिया करता है। और जब हम निंद्रावस्था में होते हैं ना, तब हमने देखा होगा कि जो नींद में कोई सो रहा है तो वो क्या लंबा श्वास लेता है, तो श्वसन प्रक्रिया है ना उसकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। तो यानी 1 मिनट में जो निंद्रावस्था में 12 बार श्वास लेता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनके क्या है कि लंग्स छोटे छोटे होते हैं, तो वो थोड़ा फास्ट श्वसन क्रिया चलती है, तो वो 25 से 26 बार श्वास लेते हैं। और जो ऑक्सीजन, ये हमारे थोड़ा रामलाल जी को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया मेकअप वेकअप करके। और जो अभी मैं आपको कहानी सुना रहा था वो शायद इन्हीं के बारे में थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उसमें कौन कौन सी गैसें भरी जाती है। आपने कभी देखा होगा जो पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर कई लोग चढ़ते हैं तो उनके पीछे बैग टाइप में एक सिलेंडर टिका रहता है, तो वो, और जो ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो वहाँ क्या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो उस ऊंचाई पर जाने वाले जो पर्यटन होते हैं उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन भरते हैं तो ऑक्सीजन क्या थोड़ी भारी रहती है, तो हमारे फेफड़े लंग्स उनको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए ना उनके साथ नाइट्रोजन मिलाई जाती है। और जो समुद्रों में, जैसे वो गोताखोर होता है ना, जो समुद्रों में जाते हैं, उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। उनके भी ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और जो पर्वत ऊंचाई पर जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, वहाँ पे फिर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन उनके सिलेंडर में भरी जाती है। और जो 300 फीट गहराई में, यानी पानी के अंदर समुद्र में गहराई में जाते हैं, उनके जो सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। क्योंकि वो अंदर गहराई में जा रहे हैं ना, तो उनमें क्या है कि सांस लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इस वजह से उसमें हीलियम भरी जाती है। और आपने अभी जब कोरोना हुआ था गाइस, जो ये कोरोना होता है ना, जो हमारे लंग्स को कौन से अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? वो सबसे ज़्यादा एल्वोली को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो हमारे ये गुब्बारे नामक, ये जो गुच्छे नामक अंदर एल्वोली लगे होते हैं ना, तो उनके जो वायरस है ना, जो एल्वोली में जाके जम जाते हैं वहाँ, इस वजह से है ना जो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू होता है ना, वहाँ पर क्या है कि जो सिलेंडर रहते हैं आईसीयू के अंदर, वहाँ देखना हमेशा डॉक्टर कंपाउंडर हमेशा मौजूद रहते हैं। वहाँ पर जो वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर पर जो सिलेंडर लगा होता है ना, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें ऑक्सीजन तथा हीलियम भरी होती है। और एक जो वेंटिलेटर, एक तो उसके जो सिलेंडर का मास्क होता है, ये तो मुंह पे लगाया जाता है। और जो कोई सीरियस पेशेंट होता है ना, उसके क्या है कि अंदर नासा द्वारा नली डाल दी जाती है डायरेक्ट फेफड़ों तक, यानी फेफड़ों तक नली डाल दी जाती है। तो वो सिलेंडर क्या है कि वो जो उसके अंदर ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस भरी होती है, तो उसे क्या है कि सांस खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उसकी नली है ना, जो डायरेक्ट फेफड़ों में रख दी जाती है। जो फेफड़ों से क्या उसे आराम से ऑक्सीजन मिल जाती है। और आईसीयू के अंदर हमेशा याद रखना कि आईसीयू के अंदर जो वेंटिलेटर पे सिलेंडर होता है, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम। तो गाइस, आई होप आपको आज हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ समझ में आया होगा। अजमेरू ऑनलाइन क्लासेस में आपको हर रोज़ बायोलॉजी की एक क्लास पढ़ने को मिलेगी। इसमें आपको जो 9th और 10th पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैथ भी सोल्व किया जाएगा। अगर आपको भी मैथ्स में कोई सवाल या कोई प्रश्नावली ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। हम जो मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको हम आपका कमेंट बॉक्स बताएंगे और उसमें आपकी जो समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अजमेरू ऑनलाइन क्लासेस आपको सब्सक्राइब, लाइक ऐसा कुछ करने के लिए दबाव नहीं डालती है, बस इतने से विनती करती है कि इस चैनल को थोड़ा शेयर कर दिया करो। इस जो क्लास चलती है, जो वीडियोस होता है, उसका शेयर कर दिया करो, ताकि आपकी तरह भी कोई दूसरे बच्चे हैं जो बायोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो शायद इनसे कुछ उनका सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसके लिए आपसे विनती करता हूँ कि इस चैनल को, इस वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।